गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सामाजिक विज्ञान के अगले टॉपिक सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है इस विषय पर डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। पिछले वीडियो में यानी पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था उसके बारे में बात करते हैं। आपने जाना बेल्जियम और श्रीलंका की दो कहानियों के माध्यम से कि वहाँ पर क्या क्या घटना है। अब आप बताइए कि जो दो वीडियो आप देखे उससे आपने क्या सीखा। जवाब होगा कि हमने उन दोनों वीडियो से ये सीखा कि यहाँ दोनों ही देशों में तमाम प्रकार की विभिन्नताएं थी, लेकिन बेल्जियम ने ठीक ढंग से यानी सभी लोगों की क्षेत्रीय और समुदाय की भावनाओं को समझते हुए संविधान बनाया, एक तरफा कानून नहीं बनाया, जिस वजह से वहाँ पर शांति से और एकता के साथ में देश आगे बढ़ा। लेकिन श्रीलंका में इसका सीधा सीधा उल्टा हुआ। वहाँ पर बहुसंख्यक समुदाय के लोगों ने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर अपनी इच्छाएं थोपनी चाहिए, अपनी नीतियां थोपनी चाहिए, जिस वजह से वहाँ पर टकराव की स्थिति बनी और गृह युद्ध हुआ। ये है पिछले वीडियो के बारे में। आगे आपको आगे देखना है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। आखिर सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, ये तो बहुत अहम क्वेश्चन है कि ना हो तो क्या होगा। उसके बारे में हम आपको 2-3 टॉपिक से समझाएंगे बेटा कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। फर्स्ट टॉपिक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। एक सबसे अहम पहलू यह है कि यदि सत्ता में साझेदारी सबकी हो तो विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। ये हो गया। दूसरी बात है कि यदि बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपा जाए, यानी बहुसंख्यक जो ज्यादा लोग हैं किसी भी देश में, उनको बहुसंख्यकवाद और बहुसंख्यक के बारे में हम आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं। फिर भी यदि बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को यानी उनकी नीतियों को, उनकी संस्कृति को, उनकी सोच विचार को बाकी सभी पर थोपा जाए तो यह तात्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है। यानी कि फौरी तौर पर कुछ समय के लिए देखने में बड़ा अच्छा लगेगा कि बहुत अच्छा है, बहुत नीतियां बड़ी अच्छी हैं, बड़ा मजा आ रहा है, सब कुछ ठीक ठाक लगेगा फौरी तौर पर कुछ समय के लिए, ना कि हमेशा के लिए, पर आगे चलकर यह देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। लेकिन जब धीरे धीरे समय बीतेगा, टाइम कटेगा, काफी समय बीत जाएगा तो आगे होते होते ये बात देश की अखंडता यानी एकता और अखंडता के लिए घातक साबित हो सकता है। तीसरा पॉइंट आप देखिए, सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। जो एक लोकतंत्र एक सिस्टम है, लोकतंत्र एक व्यवस्था जो बनाई गई है, उसमें सत्ता की साझेदारी उसका हार्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर का हार्ट सीपीयू को कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार से सत्ता की साझेदारी में लोकतंत्र की आत्मा सत्ता की साझेदारी ही है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए। लोकतंत्र का ये मतलब ही होता है कि जिन लोगों के ऊपर कोई शासन व्यवस्था बनाई गई है और जो लोग उसके अंतर्गत आते हैं उनमें सत्ता की साझेदारी हो यानी हिस्सेदारी हो, उसको बांटा जाए। अब हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक सेंट्रल एशिया का देश है बेटा लेबनान। नाम सुने होंगे या नहीं सुने होंगे तो कोई बात नहीं है। उसकी राजधानी है बेरूत, ठीक। कौन सी राजधानी है? बेरूत। देश क्या है? लेबनान। यहाँ पर हम लिख देते हैं ताकि और स्पष्ट हो जाए। देश है लेबनान, उसकी राजधानी है बेरूत। उसी देश में एक नौजवान रहता है, खलील। क्या नाम है बेटा? खलील। नाम बड़ा प्यारा है। उसकी माँ सुन्नी मुसलमान है और पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई। ये हुआ खलील के बारे में। हालांकि बेरूत में या पूरे लेबनान में
ईसाई और मुसलमान साथ साथ रहते हैं, शांति से रहते हैं, लेकिन जब गृह युद्ध होता है तो वो एक दूसरे से आपस में लड़ते भी हैं। ठीक है बेटा। तो आगे आप ये देखिए कि वहां पर जब गृह युद्ध समाप्त हुआ तो एक कानून बनाया गया, और जब कानून बनाया गया, संविधान बनाया गया, तो मुसलमान और ईसाइयों की संख्या लगभग बराबर थी। हालांकि अब मुस्लिम स्पष्ट तौर पर वहां बहुसंख्यक हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो उस पुराने कानून का सम्मान करते हैं और उसी पुराने कानून के मुताबिक ही चलते हैं। तो आप कहेंगे प्रॉब्लम क्या है, इस कहानी का मतलब क्या निकला, आगे देखेंगे आप। तो उस कानून में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति होगा जो मैरोनाइट पंथ का कैथोलिक व्यक्ति ही केवल राष्ट्रपति हो सकता है। यह मैरोनाइट जो पंथ है, ये ईसाइयों में जैसे मुसलमानों में शिया सुन्नी होता है, उसी प्रकार से ईसाइयों में दो पंथ है, एक मैरोनाइट पंथ और एक है ऑर्थोडॉक्स ईसाई। ठीक। तो जो राष्ट्रपति होगा वो मैरोनाइट पंथ का कैथोलिक व्यक्ति ही होगा, दूसरा कोई नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री जो होगा वो केवल और केवल सुन्नी मुसलमान ही होगा, और कोई अन्य समुदाय का व्यक्ति प्रधानमंत्री लेबनान में नहीं बन सकता है। दैट्स क्लियर। उप प्रधानमंत्री जो होगा वो ऑर्थोडॉक्स ईसाई होगा, और संसद का जो अध्यक्ष होगा वो शिया मुसलमान होगा। यानी सभी समुदायों को अलग अलग पद दे दिए गए। आपके देश में भी कोई हद नहीं है। ठीक बात है, सभी को शामिल किया गया है, सभी की आवाजें, सभी के हितों का ध्यान रखा जाएगा, सबका प्रतिनिधित्व होगा। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि खलील के माँ सुन्नी मुसलमान है और खलील के पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई हैं, जबकि खलील किसी भी धर्म को नहीं मानता है। वो अपने आप को किसी धर्म से जोड़कर देखना नहीं चाहता है। अब खलील एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला व्यक्ति है, यानी उसको राजनीति में दिलचस्पी है, वो राजनीति में आना चाहता है। अब उसके सामने समस्या यह है कि ना तो वो मुसलमान है, ना तो ऑर्थोडॉक्स ईसाई है, ना तो कैथोलिक मैरोनाइट पंथ का है, ना वो शिया मुसलमान है, ना वो सुन्नी मुसलमान। अब बताइए कि उसके लिए संभावनाएं कहाँ है? वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद का अध्यक्ष और उप प्रधानमंत्री बन सकता है? क्या वो बन सकता है? स्पष्ट जवाब होगा नहीं। तो खलील सोचता है कि क्यों ना अन्य देशों की तरह, जैसे भारत में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, तमाम देशों में जो लोकतंत्र है, आप भी जानते हैं अपने देश के बारे में कि कोई भी व्यक्ति जो एडल्ट है, वयस्क है, वो प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, चाहे जिस जाति समुदाय से आता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादातर लोकतांत्रिक देशों में ऐसी ही व्यवस्थाएं हैं। तो आप सोचेंगे कि आखिर तो ये खलील सोचता है कि आखिर लेबनान में ऐसी व्यवस्था क्यों है कि वहां पर जात के आधार पर पदों को बांटा गया है, वो क्यों नहीं बन सकता? तो वो सोचता है कि संविधान में कुछ परिवर्तन किए जाएं। लेकिन जो उनके पूर्वज हैं, बड़े बुजुर्ग हैं जिन्होंने गृह युद्ध देखा है, उनका मानना यह है कि यदि अगर संविधान में संशोधन किए गए तो फिर से गृह युद्ध हो सकता है। वर्तमान में जो शांति कायम है, इसी ढर्रे पर चलने दिया जाए और शांति से रहा जाए। अब यह है खलील की उलझन, खलील के सवाल। तो यदि हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, यह आपका होमवर्क रहेगा कि यदि आप वहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या किसी ऐसी हैसियत पर होते कि आपको संविधान बदलने का मौका मिलता, तो आप वहाँ पर संविधान में क्या संशोधन करते? इसका जवाब हमें चाहिए। आप रिटर्न में कॉपी खोल के टेक्स्ट बुक में आप लिख के और पोस्ट कर सकते हैं ग्रुप में। ठीक है बेटा, दैट्स ऑल, थैंक यू।